नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आप सभी का सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पे वेलकम करता हूं। मैं आपका फिजिक्स का एजुकेटर क्लास 12th। मैं एनसीईआरटी क्लास 12th में इस समय चैप्टर नंबर 5 पढ़ा रहा हूं। आप पढ़ रहे हैं इस समय चैप्टर नंबर 5 का तीसरा लेक्चर, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आज। टॉपिक का नाम क्या है? पृथ्वी के चुंबकत्व को अवयव, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। क्या कहते हैं? एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। आज इसके बारे में हम लोग इन डिटेल जानकारी हासिल करेंगे और समझेंगे कि आखिर है क्या। देखिए, पिछले लेक्चर जो आपका चैप्टर नंबर 5 का सेकंड लेक्चर था, उसके लास्ट वाले पोर्शन में मैंने एक बात का जिक्र किया था कि पृथ्वी में पहली बात तो चुंबकत्व क्यों होता है, इसके बारे में मैंने बताया। के बाद मैंने ये भी कुछ डेफिनेशंस आपको बताई जो कि बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। के बाद लास्ट में मैंने इसके अवयवों पर डिस्कस किया था, और 3 अवयव होते हैं, एक बार जरा देख लेते हैं। अगर हम पृथ्वी के चुंबकत्व की बात करते हैं तो कितने अवयव हैं? 3। पहला क्या होता है? पहला होता है दिक्पात कोण। क्या होता है? दिक्पात कोण। दिक्पात कोण। फिर होता है नति कोण या नमन कोण। नति कोण या नमन कोण। इसके बाद बात करें तो इसके बाद होता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। क्या होता है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी के चुंबकत्व के कितने अवयव हैं, तो 3 अवयव होते हैं। पहला है दिक्पात कोण होता है, दूसरा नमन या नति कोण होता है, तीसरे की बात करें पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक होता है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम एक एक घटकों को इन डिटेल जानते हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को समझते हैं। तो आपकी पहली हेडिंग होगी दिक्पात का कोण। दिक्पात का कोण। पहली हेडिंग क्या है अपनी? दिक्पात का कोण। दिक्पात का कोण। एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। हेडिंग आप लोग लगाइए। देखिए, अगर हम बात करते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि दिक्पात का कोण या डेक्लिनेशन, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन या डेक्लिनेशन एंगल क्या होती है, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि किसी स्थान पर, बातों को समझिएगा, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, कि किसी स्थान पर चुंबकीय यामनोत्तर और पृथ्वी के यामनोत्तर, बस समझिए, भौगोलिक यामनोत्तर और चुंबकीय यामनोत्तर के बीच बना जो न्यूनतम कोण है, मतलब मिनिमम जो एंगल है, वही कोण दिक्पात का कोण कहलाता है। चीजों को एक बार फिर से समझेंगे। मैंने क्या बताया? जब चुंबकीय यामनोत्तर और भौगोलिक यामनोत्तर के बीच बना जो न्यूनतम कोण है, मतलब मिनिमम एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड फिजिकल या अर्थ मैग्नेटिक मेरिडियन is known as the angle of declination। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या है? कि चुंबकीय यामनोत्तर और भौगोलिक यामनोत्तर के बीच बना जो न्यूनतम कोण है। क्लियर हुई बच्चों बात? अब देखिए, इसको हम लिखेंगे कैसे वाक्यों में, कि किसी स्थान पर, इसकी परिभाषा लिखते हैं, किसी स्थान पर, किसी स्थान पर
किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर, किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के मध्य बना न्यून कोण या न्यूनतम कोण क्या कहलाता है? दिक्पात का कोण कहलाता है। दिक्पात का कोण कहलाता है। ये बात बच्चों समझ में आ गई? क्या बोलते हैं उसको? दिक्पात का कोण कहते हैं। कब? मतलब किसके किसके बीच कोण बनना चाहिए? चुंबकीय यामनोत्तर और दूसरा क्या है? भौगोलिक यामोत्तर। तो चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच जो न्यूनतम कोण बना है वही हमारा दिक्पात का कोण होगा। ये हमारा पहला डेफिनेशन हो गया। दूसरे अवयव पर आते हैं। दूसरा कोण क्या होता है? नमन या नति कोण। नमन या नति कोण, इसी को इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ डिप। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप कहते हैं। एंगल ऑफ डिप कहते हैं। अब इस चीज को समझने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं। पहले एक डायग्राम बनाएंगे, फिर चीजों की समझ हम बनाने का प्रयास करते हैं। इसको बनाइए आप लोग। एक कंपास का नीडल है। अब यहां से क्षैतिज पे एक कोण बना देते हैं। इसको बनाइए आप लोग भी। इस डायग्राम को आप लोग अच्छे से बनाएं, फिर इसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं आपको। ये वाला जो कोण है, ये जो कोण आपको दिख रहा है यहाँ पे, कि क्षैतिज घटक और चुंबकीय यामनोत्तर चुंबकीय अक्ष से जो कोण बने किसी भी निडल में, ये थीटा, ये क्या है? क्षैतिज दिशा। इसको क्या बोलेंगे? क्षैतिज
क्षैतिज दिशा, और ये जो एंगल आपका बना है यहाँ पे, ये जो कोण बना हुआ दिखा है, इसी को बोलते क्या है, नमन कोण। नमन कोण। देखिए, आप नमन किसी को करते हैं, नमस्कार करते हैं, झुक के किया जाता है, तो क्षैतिज से झुक गया है, इसलिए इसका नाम नति हो चुका है, मतलब झुक गया है, नमन कर रहा है। देखिए क्षैतिज था तो क्षैतिज से झुक गया। तो क्या होता है, अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो किस तरीके से करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अगर आपसे पूछा जाए ये वाली लाइन कौन सी लाइन है, अगर हम इसकी बात करें, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो अगर हमसे एंगल ऑफ डिफ या एंगल ऑफ डेक्लिन, एंगल ऑफ डिफ कहा जाए, या नमन कोण या नति कोण कहा जाए, तो हम बहुत ही सिंपली तरीके से इस चीज को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के मध्य बनने वाले कोण को हम कौन सा कोण कहते हैं, एंगल ऑफ डिप कहते हैं, या नमन या नति कोण कहते हैं। आप बस इतना जानो, जैसे क्षैतिज है, जैसे कि एग्जांपल समझेंगे, ये क्या है, आपकी क्षैतिज है, क्षैतिज था। अब क्षैतिज से क्या किया, नमन करना है। नमन करना है तो नमन कैसे करेंगे, लोगों के सामने, आप अपने बड़ों के सामने नमन जब करते हैं तो झुककर ही तो करते हैं, कैसे करेंगे, झुक के करेंगे। उसी तरीके से ये आपका क्या है, ये क्षैतिज घटक है। अभी क्षैतिज दिशा से क्या हो रहा है, थीटा कोण ऐसे झुक गया, कैसे झुक गया, थीटा कोण झुक गया, झुकेंगे तभी नमन होगा, तभी क्या होगा, नमन होगा। और यही एंगल जो बन रहा है, मतलब क्षैतिज दिशा से जो झुकाव है, किसका, चुंबकीय क्षेत्र का, वही एंगल आपका क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप कहलाता है। अब इस चीज को चलिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे कि नमन कोण वह कोण है, लिखते हैं, ये डायग्राम आप बना लो भैया, इसको बना लेंगे आप लोग, लिखेंगे क्या, नमन कोण वह कोण है, नमन कोण वह कोण है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच बनता है, क्षैतिज दिशा के बीच बनता है। किसके किसके बीच बनता है, नमन कोण मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच बनता है। ये बात समझ में आ गई है। ये डायग्राम आप लोग बना लेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर तीसरे घटक पर हम आते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तीसरे घटक पे आते हैं। बात करते हैं इसके तीसरे घटक की तरफ। तीसरा घटक लिखेंगे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। तीसरा क्या है, पृथ्वी के चुंबकीय
पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक इसको कैसे लिखेंगे? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिखेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ, या कंपोनेंट ही लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। तो इसको भी समझने के पहले एक डायग्राम हम पहले बनाते हैं, फिर हम एक समझ डेवलप करते हैं कि कैसे होने वाला है। तो ठीक है, तैयार होता है, पहले हम डायग्राम बनाएंगे एक। ये डायग्राम बनाइए आप लोग। पेपर में आ जाए तो डायग्राम को भी हमें बनाना होता है, इसको इग्नोर नहीं करेंगे। इस चीज को बनाइए भाई, डायग्राम आप लोग बनाएंगे। इसको बनाएंगे डायग्राम को, डायग्राम बनाइए नाइस, इसको अच्छे से, फिर इसको हम एक समझ डेवलप करते हैं। भाई यहां से कोण कितना है? एक कोण आपका थीटा है। अगर हम इस कोण की बात करें, यहां पे एक कोण क्या है आपका? अल्फा है। इसको भाई बनाते हुए चलेंगे। ये आपका BH है। BH का मतलब हो गया कि चुंबकीय क्षेत्र का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्षैतिज घटक होता है। ये आपका BE है। ये क्या हो गया? BE है। और ए वाला जो बन रहा है इसको बोलेंगे बी वर्टिकल। बीई का मतलब होगा बी नेट है, मतलब इन दोनों का परिणामी, मतलब हो गया कि क्षैतिज घटक हो गया किसका? चुंबकीय क्षेत्र का। ऊर्ध्वाधर घटक हो गया और इनका परिणामी घटक बीई हो गया। ये बात समझ में आ गई? चलिए अब इसका नाम हम देते हैं क्यू आर ओ, ए पी है, एल एम, एल एम। अब नाम इनका दे देते हैं चुंबकीय याम्योत्तर। ये क्या है आपका? इसको पहले थोड़ा सा कलरेशन कर दें। इसको भी आप लोग इस तरीके से शेडेड कर देंगे।
शेडेड जो पोर्शन है, इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, इधर वाले को चुंबकीय यामोत्तर है। इसको क्या कहेंगे, चुंबकीय याम्योत्तर है। और ये क्या है, चुंबकीय याम्योत्तर है। और इसको बोलेंगे भौगोलिक यामोत्तर। इस शेडेड वाले रीजन को जो आपका रेखांकित है, छायांकित है, इसको क्या बोलेंगे, भौगोलिक यामोत्तर। भौगोलिक यामोत्तर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और ऊपर वाला क्या है कि भौगोलिक उत्तर, ये चुंबकीय उत्तर है। ये वाली लाइन किसको बता रहा है, भौगोलिक उत्तर। भौगोलिक उत्तर है। और ये क्या है, चुंबकीय उत्तर। भौगोलिक उत्तर और चुंबकीय उत्तर। क्लियर हुई बात। अब एक अक्ष यहां पे बना देते हैं। ठीक है, ये डायग्राम बनाइए आप लोग। उसके बाद चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। अब लिखेंगे, क्या लिखते हैं, लिखेंगे, लिखिए कि चुंबकीय सुई की अक्ष, इसके आगे लिखेंगे हम लोग चुंबकीय सुई की अक्ष। चुंबकीय सुई की अक्ष ओक्यू पृथ्वी के, ओक्यू पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र बीई की दिशा, बीई की दिशा को प्रदर्शित करती है, को प्रदर्शित करती है। को प्रदर्शित करती है। बीई को क्षैतिज, बीई को क्षैतिज, बीई को क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर दो घटकों, ऊर्ध्वाधर दो घटकों। और दो घटक कौन कौन से हैं, बीई के अगर दो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक की बात करें तो एक बीएच है और एक क्या है, बीवी है। तो यहां पे लिख सकते हैं दो घटकों में बीएच व बीवी, बीएच व बीवी में नियोजित किया जा सकता है, में नियोजित किया जा सकता है, किया जा सकता है। चित्र से स्पष्ट है कि, चित्र से स्पष्ट है कि चित्र से स्पष्ट है कि चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक
क्षैतिज घटक। तो क्षैतिज घटक भाई कितना है, BH। BH का मतलब हो गया कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ चुंबकीय और मैग्नेटिक फील्ड कितना है, देखिए यहाँ पे BH। ये आपका थीटा है, तो थीटा से इधर तो कितना हो जाएगा भाई, BE साइन थीटा। भाई क्षैतिज घटक किसके बराबर होता है, BE साइन थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक किसके बराबर होता है, BE कॉस थीटा। सॉरी क्षैतिज घटक जो होता है, देखिए यहाँ पे क्षैतिज से, देखिए कितना बना रहा है, क्षैतिज से थीटा कोण, तो हमेशा किसके बराबर, जो भी क्षैतिज घटक होते हैं कितना होता है, BE कॉस थीटा। कितना होता है बच्चों, BE कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 1। तथा ऊर्ध्वाधर घटक ऊर्ध्वाधर जो घटक है आपका BV, वो किसके बराबर है, BE साइन थीटा। देखिए यहां से हमने निकाला है BE की, यदि हम बात करें BE आपका यहां से निकला, मतलब अगर आप इस ट्रायंगल में आप आएंगे तो इसका मान कितना है, BE है। ये वाली जो लाइन है आपकी QO क्या है, BE है। अब इसका क्षैतिज घटक ये है, तो BH बराबर कितना हो जाएगा, BE कॉस थीटा। अगर हम इसकी बात करें BB की, तो BB बराबर कितना हो जाएगा, BE साइन थीटा, क्योंकि ऊर्ध्वाधर घटक है। तो यहां पे हम लिखेंगे BE इतना हो गया, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 को वर्ग करके हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। लिखते हैं यहां पे समीकरण 1 तथा 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, कितना आ जाएगा यहां पे, BH का स्क्वायर प्लस BV का स्क्वायर, और इन दोनों को भी वर्ग कर लीजिए, कितना हो जाएगा, BE स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस BE स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। BH का स्क्वायर प्लस BV का स्क्वायर, फिर BE का स्क्वायर, इन ब्रैकेट में कितना आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा। BE का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, कितना आ जाएगा, BE कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहां से कितना आ गया, BH का स्क्वायर प्लस BV का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, BE का स्क्वायर। या हम यूं कहें, अगर आपको BE निकालना हो तो किसके बराबर होगा, BH का स्क्वायर प्लस BV का स्क्वायर। इसका आप इतना लिख लो, फिर आगे हम बता रहे हैं। इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद समझा के आगे बढ़ रहे हैं। ओके, देखिए हमने किया क्या, हमने जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है उसको दो घटकों में हमने तोड़ दिया। BE जो मेन चुंबकीय क्षेत्र था, तुल्य हम कह सकते हैं, इनको दो घटकों में तोड़ा कैसे, एक BH हो गया, एक BV। BH क्या है, क्षैतिज घटक है, BV क्या है, ऊर्ध्वाधर घटक है। क्षैतिज घटक किसके बराबर होता है, BE cos थीटा, इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। BV क्या होता है, BE sin थीटा होता है, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 को हमने क्या किया, वर्ग करके जोड़ लिया। इसका वर्ग किया तो इतना, इसका वर्ग किया तो इतना, आपस में इनको जोड़ लिया। ठीक इसी तरीके से इसको वर्ग करके, इसको वर्ग करके आपस में हमने जोड़ लिया। ठीक, अब ऐसा करने पर हम देख रहे हैं कि दाहिने साइड में कि BE स्क्वायर दोनों में कॉमन है, और कॉमन लिया तो इन ब्रैकेट में क्या बच गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। और हम अच्छे से जानते हैं कि इसका मान 1 होता है, 1 यहां पे रखा, तो BE बराबर कितना आ गया, अंडर रूट में कितना आ गया, अंडर रूट में
बी एच का स्क्वायर प्लस बी वी का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर हो तो भाई थोड़ा सा आगे बढ़े। देखिए यहां पे इसको इरेज कर रहे हैं। यहां पे अगर दिशा निकालनी है तो किस तरीके से निकालेंगे? अब देखिए यहां पे, अब समीकरण 1 को हम 2 से भाग करेंगे, सॉरी 2 को हम 1 से भाग करेंगे तो वहां से एक घटक निकलेगा। आइए उसके बारे में समझ बनाते हैं। तो क्या करेंगे बच्चों आगे? समीकरण 2 को हम भाग देंगे किससे? समीकरण 1 से। तो 2 को 1 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? बीई साइन थीटा अपॉन बीई कॉस थीटा इज इक्वल टू बीबी अपॉन वी एच। इतनी बात क्लियर है? बीई से बीई कट गया और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है आपका टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर कितना आ गया? बीबी अपॉन बी एच। तो मैं पूछूं थीटा बराबर कितना है, तो यहां पे आप दोनों साइड में इनवर्स लेंगे तो कितना आ जाएगा? बीवी अपॉन बी एच। क्लियर हो गया बच्चों? आपका यही रिजल्ट आ गया। ठीक, इतना आप लोग लिख लीजिए। इसको इरेज कर दे रहा। कितना आ गया? थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स इन ब्रैकेट में बीवी अपॉन बी एच होता है। क्लियर हो गया? यहां पे एक बात लिखेंगे, यदि किसी स्थान पर लिखेंगे, यहीं पे लिख लीजिए, यदि किसी स्थान पर अल्फा व थीटा ज्ञात हो तो पृथ्वी के क्या लिखेंगे? तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बीई की दिशा पूर्णतया निर्धारित की जा सकती है। पूर्णतया निर्धारित की जा सकती है। पूर्णतया निर्धारित की जा सकती है। ठीक है, इतना आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फाइनली। फिर हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ओके, तो देखिए यहां पे हम लोगों ने सीख लिया कि पृथ्वी के जो चुंबकत्व का कारण क्या है। पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण देख लिया। फिर चुंबकत्व के 3 अवयव होते हैं, कौन कौन से? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डी और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक अर्थ मैग्नेटिज्म। इन तीनों खंडों को हमने अच्छे से इन डिटेल, अगर आपके पेपर में आता है कि पृथ्वी के चुंबकत्व के चुंबकीय क्षेत्र के तीनों अवयवों को लिखिए, तो आप तीनों को नाम लिखेंगे, डिफाइन करेंगे और इस तरीके से पूरा डेरिवेशन और डायग्राम वगैरह बना के ही आप एक्सप्लेन करेंगे। ये चीजें 5-5 नंबर तक पूछी गई हैं बोर्ड एग्जाम में, तो थोड़ा सा सीरियस होकर के इन चीजों को अच्छे से लिख लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अब अपना टॉपिक अलग होगा आगे।
देखिए अगला जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, पदार्थों का उनके चुंबकीय व्यवहार के आधार पर वर्गीकरण। आप लोगों ने केमिस्ट्री में जो चैप्टर नंबर 1 है, अब पहले बुक का चैप्टर नंबर 1 आपका जो सॉलिड स्टेट है, उसके बिल्कुल अंत में एक चीज आप पढ़ेंगे कि पदार्थों का वर्गीकरण या वस्तुओं का वर्गीकरण चुंबकीय आधार पर। तो वहां पर आपने 5 प्रकार पढ़ा था। 5 प्रकार कौन कौन से? एक तो आप पढ़ेंगे अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, फिर फेरोमैग्नेटिज्म, ऐसे इंग्लिश में जैसे आपका पैरामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, फेरी मैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। तो 5 प्रकार के चुंबकीय गुणों को या चुंबकीय पदार्थों को, मतलब पदार्थों को चुंबकीय आधार पर आपने 5 प्रकार से विभाजित किया था। तो हम इस चैप्टर में, इस खंड में पदार्थों को यहां फिजिक्स में हम 3 प्रकार से विभाजित करेंगे। उनके चुंबकीय गुणों के आधार पर, चुंबकीय व्यवहार के आधार पर हम पदार्थों को 3 तरीके से परिभाषित या वर्गीकृत करेंगे, विखंडित करेंगे। कौन कौन से? पहला हम पढ़ेंगे कि अनुचुंबकीय पदार्थ, दूसरा हम पढ़ेंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ, और तीसरा और अंतिम हम पढ़ेंगे लौह चुंबकीय पदार्थ। आपका पहला क्या है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ, जिसको हम कहेंगे डायामैग्नेटिज्म। उसके बाद अनुचुंबकीय पदार्थ होंगे जिसको हम कहते हैं पैरामैग्नेटिज्म। उसके बाद हम पढ़ेंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, जो कि लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। तो आइए इसकी एक समझ हम बनाते हैं। तो पहले हेडिंग लिखेंगे सॉरी, लिखेंगे पदार्थों का उनके, हेडिंग आप लोग लगा लीजिए, हेडिंग में लिखते हैं पदार्थों का उनके चुंबकीय व्यवहार के आधार पर, चुंबकीय व्यवहार के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। इंग्लिश में अगर लिखना चाहें तो क्लासिफिकेशन ऑफ द सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर। कैसे लिखेंगे? आप इंग्लिश में लिख लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ substances on the basis of magnetic behavior। तो हमारा हेडिंग क्या है? हेडिंग का नाम है पदार्थों का उनके चुंबकीय व्यवहार के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ द सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर। तो हम फिजिक्स में, वैसे में केमिस्ट्री में तो 5 प्रकार के होते हैं। केमिस्ट्री के सॉलिड स्टेट में चैप्टर नंबर 1 के बिल्कुल अंत में आपने पढ़ा होगा, जब पी टाइप, एन टाइप, सेमीकंडक्टर, उसके बाद आप पढ़ेंगे उसमें 5 प्रकार है। लेकिन फिजिक्स में हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ 3, क्योंकि हमारे सिलेबस में उतना ही है। तो 3 कौन कौन से होते हैं, आइए उसको देखें। कितना हमें पढ़ना है? पदार्थों को हम कितने प्रकार से विभाजित करते हैं? 3। पहला क्या होता है? पहला हमारा होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। उसके बाद होता है अनुचुंबकीय पदार्थ।
अनुचुंबकीय पदार्थ, इसको कहते हैं हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। और तीसरा हमारा होता है लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ, इसको हम कहते हैं फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या बोलते हैं? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। आप चीजों को बाइलिंगुअल ही लेकर के चलेंगे। पहला हमारा है प्रतिचुंबकीय, दूसरा क्या है? अनुचुंबकीय, और तीसरा हम क्या पढ़ेंगे? लौह चुंबकीय पदार्थ, या हम इसको कहते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। एक एक करके चीजों को हम अच्छे से डिटेल में जानेंगे। इतने का आप चाहो तो स्क्रीनशॉट आप एक बार ले लीजिए। ओके, देखिए यहां पे हमने पदार्थों को उनके चुंबकीय व्यवहार के आधार पर 3 प्रकार से वर्गीकृत किया, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ, जिसको हम कहते हैं कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। दूसरा हमने देखा कि अनुचुंबकीय पदार्थ, जिसको हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। और तीसरा हम पढ़ते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ, जिसको कहते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। आइए हम चलते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ की तरफ। ये क्या है समझ बनाते हैं। देखिए आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। हेडिंग लगा लीजिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। देखिए यहां पे इसको कैसे समझते हैं। जैसे मान के चलिए कि ये कोई मान लीजिए चुंबक है, नॉर्थ पोल है, और ये क्या है? साउथ पोल है। इसके बीच में कोई पदार्थ आपने रख दिया। अब नॉर्थ पोल से फील्ड लाइन निकलेगी, कहां आएगी? साउथ पोल की तरफ। इस टाइप में देखिए, तो फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की तरफ निकलती हैं। तो ये पदार्थ आपका क्या है? प्रतिचुंबकीय। क्या कहेंगे इसको? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अब इसको समझाते हैं क्या है। देखिए कहते हैं कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र से मतलब क्या? मैंने चुंबक का एक नॉर्थ पोल लिया, इधर साउथ पोल लिया, इनके बीच में नॉर्थ से साउथ की तरफ फील्ड लाइन निकलेंगी, मतलब इनके बीच में एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में हमने एक ऐसे पदार्थ को रखा जो कि चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में अलाइन हो जाए, मतलब उसके अंदर की जो चुंबकत्व गुण का मतलब ये समझिए कि इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का इस पर कोई प्रभाव ही न पड़े। जैसे कई सारे पदार्थ अभी आप रखेंगे तो वो भी चुंबकीय गुण दर्शाने लगेंगे। चुंबक के साथ आप किसी और पदार्थ को रखेंगे, जब फील्ड लाइन उसके अंदर से जाने लगेंगे तो वो भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। लेकिन प्रतिचुंबकीय ऐसा नहीं है।
कोई इफेक्ट ही नहीं होता उस पर, तो ऐसे पदार्थ को हम क्या बोलेंगे? प्रतिचुंबकीय या डायामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। अब इसको एग्जाम में आ जाए तो किस तरीके से हम परिभाषित करेंगे, तो लिखते हैं कुछ पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में। चलिए इसके डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। ये आप डायग्राम इसको बना लो, पहले इसको बना लेंगे आप डायग्राम को, ठीक है। अब समझते हैं इस बात को। कुछ पदार्थ लिखेंगे यहां पे, कुछ पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में, कुछ पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्षेत्र के विपरीत दिशा में मामूली से चुंबकित हो जाते हैं। मामूली से चुंबकित हो जाते हैं। ए पदार्थ किसी शक्तिशाली, आगे लिखेंगे, ए पदार्थ लिखेंगे यहां पे, ए पदार्थ किसी शक्तिशाली चुंबक कोई पावरफुल मैग्नेट, शक्तिशाली चुंबक के सिरों के समीप लाए जाने पर कुछ प्रतिकर्षित होते हैं। कुछ प्रतिकर्षित होते हैं। यहां तक हो गया। इन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। सॉरी, इनको प्रतिचुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय मत लिखिएगा, प्रतिचुंबकीय कर लीजिए। इन्हें क्या कहते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं तथा इनके इस गुण को प्रतिचुंबकत्व कहते हैं। प्रतिचुंबकत्व
कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिचुंबकत्व कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब एग्जाम्पल इनका देख लीजिए। उदाहरण अगर इनका लिखना चाहें तो आप लोग लिखेंगे क्या क्या, जैसे बिस्मथ, बिस्मथ का सिंबल क्या होता है? Bi। जिंक, Zn, NaCl माने लवण जो होता है, नमक आपका, जल H2O, ETC, इसके क्या है? एग्जाम्पल होते हैं। आप इसको लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद एक बार और समझा रहे चीजों को। ओके, देखिए यहां पे आपने देखा, यहां पे हमने किया क्या, हमने दो मैग्नेट लिया, एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल, इस तरीके से रखा कि इसके बीच में एक चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाए। चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो गया और यहीं पे हमने एक पदार्थ रखा। जब पदार्थ दो शक्तिशाली चुंबकों के बीच में रखा तो जरा सा चुंबकित होता है, या कभी कभी होता है कि चुंबकित ही नहीं होता है। आप देख रहे हैं एक भी फील्ड लाइन इस पदार्थ से होकर के नहीं जा रही है। अभी हम आपको अणु और लौह में सिखाएंगे तो यहां से बहुत सारी लाइनें जाती हैं, लेकिन यहां पे आप देखो पदार्थ बिल्कुल सूना सा है, एक भी फील्ड लाइन यहां से होकर के नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र जो आपने अप्लाई किया है जस्ट उसके विपरीत अलाइन हो रही हैं। तो इसी बात को हमने वाक्यों में लिखा है। क्या लिखा है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है कि कुछ पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र के विपरीत में मामूली से चुंबकीय क्षेत्र हो जाते हैं, मतलब मामूली से चुंबकित होते हैं, जस्ट स्लाइटली मैग्नेटाइज व्हेन दे आर अप्लाइड, व्हेन दे आर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। ये पदार्थ किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरों के समीप लाए जाने पर कुछ प्रतिकर्षित होते हैं, इन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं तथा इनकी इस गुण को प्रतिचुंबकत्व कहते हैं, या इंग्लिश में कहें डायामैग्नेटिज्म कहते हैं। एग्जाम्पल पे अगर हम देखें तो बिस्मथ है, सिंबल Bi, जिंक, Zn, NaCl, लवण, जल, ETC इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो देखिए आज के वीडियो में हम यहीं पे रख रहे हैं। अभी दो प्रकार आपके बचे हुए हैं, जिसका नाम है अनुचुंबकी तथा लौ चुंबकी। इसकी चर्चा हम आने वाले वीडियो, अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इन चीजों को जो भी आज पढ़ाया गया या प्रीवियस, आप उसको नोट्स में वेल अप टू डेट उसको लिखिए, पढ़िए, हफ्ता में एक दिन निकालिए, बार बार उसको रिवाइज करते रहिए। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।